सैन्य इतिहास में एक पल है जो अमेरिकी वायु शक्ति और ईरान के पुराने बेड़े के फर्क को सबसे बेहतर दर्शाता है। लेकिन ये 2023 में शुरू हुए मध्य पूर्व के संघर्ष के दौरान नहीं हुआ था। नहीं, ये एक दशक पहले 2013 में फारस की खाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ था। और न केवल पूरा मुठभेड़ जिसमें ईरान द्वारा उड़ाया गया एक पुराना अमेरिकी लड़ाकू विमान अपने समय के सबसे उन्नत अमेरिकी लड़ाकू विमान के खिलाफ था, कुछ ही मिनटों तक चली, बल्कि यह बिना एक भी गोली चले ही खत्म हो गई। तो ये इतना अविश्वसनीय क्यों था, आप अभी जानेंगे। अब ये पूरी तरह समझने के लिए कि ये मुठभेड़ इतनी असाधारण क्यों थी और ये ईरान की सैन्य स्थिति के बारे में क्या बताता है, आज हमें इस घटना से भी पीछे जाना होगा, उस इतिहास तक कि कैसे ईरान दशकों पुराने अमेरिकी जेट्स को अपने अधिक आधुनिक समकक्षों के खिलाफ उड़ाने लगा। आखिरकार यह वैश्विक भू राजनीति और उस असहज स्थिति की कहानी है जिसमें ईरान पिछले कुछ दशकों से है। लेकिन चलिए घटना से शुरू करते हैं। यह मार्च 2013 की बात है। एक अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन ईरान के तट से लगभग 16 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में निगरानी और टोही मिशन पर था। प्रीडेटर किसी भी तरह से लड़ाकू विमान नहीं है। ये एक लंबा पतला प्रोपेलर से चलने वाला प्लेटफॉर्म है जिसे अवलोकन, निगरानी और संभवतः एक लक्षित हमला करने के लिए बनाया गया है। इसे मानव रहित हवाई युद्ध वाहन माना जाता है, लेकिन इसकी असली लड़ाकू क्षमता लंबी दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागने तक सीमित है, डॉग फाइटिंग के लिए नहीं। ड्रोन की अधिकतम गति 135 मील प्रति घंटा है, इसलिए ये विमान से तेज नहीं उड़ सकता, लेकिन ये बहुत कुछ देख सकता है। इसी कारण ये निशाना बना। अब ड्रोन को देखने के बाद ईरान की वायुसेना ने उसे रोकने के लिए 2 F-4 फैंटम जेट भेजे। फैंटम एक ट्विन इंजन सुपरसोनिक विमान है जिसकी एक अलग शार्क जैसी बनावट है और इसका इतिहास 1950 के दशक के अंत तक जाता है। वियतनाम युग में यह अमेरिकी वायु शक्ति का मुख्य आधार था और यही जेट ईरान ने 1979 में सब बदलने से पहले अमेरिका से बड़ी संख्या में लिए थे। 2013 में लगभग 50 साल पुराने वही एयरफ्रेम्स ईरान के बेड़े में सबसे बेहतरीन थे। देश के पास करीब 40 F-14 थे जो नई पीढ़ी के वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमान थे, लेकिन F-4 को ज़्यादा फुर्तीला माना जाता है। संभव है कि ईरान ने नए और सक्षम विमानों पर जोखिम व घिसावट कम करने के लिए पुराने विमानों का इस्तेमाल करने पर विचार किया, खासकर जब सामने सिर्फ एक ड्रोन था। 2 प्रीडेटर की ओर बढ़े, एक पीछे रहा और दूसरा इंटरसेप्ट के लिए आगे गया। दोनों ईरानी पायलट नहीं जानते थे कि वहां पहले से ही एक पायलट था। लेफ्टिनेंट कर्नल केविन सटरफील्ड, कॉल साइन शो टाइम, पास में F-22 रैप्टर उड़ा रहे थे और प्रीडेटर को एस्कॉर्ट करने का जिम्मा था। ये नीति अमेरिकी वायुसेना ने 2012 में 2 ईरानी Su-25 जेट्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन पर गोलीबारी के बाद अपनाई थी। तब से अमेरिकियों ने ड्रोन को अकेले खाड़ी से भेजना बंद किया है और कभी-कभी पास के विमान वाहक पोत से F-18 सुपर हॉर्नेट्स एस्कॉर्ट के लिए भेजे जाते थे। इस खास दिन यह एक F-22 था। F-22 एक प्रोग्राम का नतीजा है जो 1980 के दशक में अमेरिकी रक्षा योजनाकारों ने सोवियत विमान कार्यक्रमों के जवाब में एक श्रेष्ठ फाइटर के लिए शुरू किया था। नतीजा था एडवांस्ड टैक्टिकल फाइटर प्रोग्राम, जिसने आखिरकार रैप्टर को तैयार किया और 2005 में इसकी सेवा शुरू हुई। ये आज भी ज़्यादातर विश्वसनीय मानकों के अनुसार अब तक बना सबसे बेहतरीन वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमान बना हुआ है। इसे शुरू से ही अदृश्य रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर कोण, हर सतह, हर आंतरिक गुहा को इस तरह से तैयार किया गया है कि रडार सिग्नल दुश्मन के रिसीवर तक न पहुंच सके। इसके जुड़वा प्रैट विटनी F-119 इंजन इतनी ताकत देते हैं कि ये साउंड बैरियर पार कर सकता है। आफ्टर बर्नर के बिना इस क्षमता को सुपर क्रूज कहा जाता है। ये क्षमता इसे तेज गति से उड़ान भरने देती है, बिना उस भारी ईंधन की खपत और इंफ्रारेड सिग्नेचर के जो आफ्टर बर्नर से पैदा होता है। ये अपने हथियार फ्लश फिटिंग बे डोर्स के पीछे रखता है जो मुठभेड़ में सेकंड के अंश भर के लिए खुलते और बंद होते हैं, जिससे विमान की स्टेल्थ प्रोफाइल बनी रहती है। इसकी एवियोनिक्स को सेंसर फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ बनाया गया है, जिससे पायलट को
युद्ध क्षेत्र की ऐसी तस्वीर मिलती है जो अन्य विमान नहीं दे सकते। वायुसेना को कुछ आधुनिकीकरण मिला, लेकिन अमेरिका से अंतिम आयात 1970 के दशक की शुरुआत में हुआ था, जो उस घटना से 40 साल पहले था। ईरान ने पुराने F-4E प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए चीनी, रूसी या घरेलू डिजाइनों का उपयोग जारी रखा। लेकिन सच तो ये है कि F-4 अभी भी तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जबकि F-22 पांचवी पीढ़ी का है। जैसे ही शो टाइम ने देखा कि लीड F-4 प्रीडेटर के पास है, वो इंतजार करता रहा। फिर इस आत्मविश्वास के साथ कि उसका जेट ईरानी रडार के लिए लगभग अदृश्य था, उसने कुछ असाधारण किया। उसने अपने रैप्टर को F-4 के नीचे ले जाकर इतना करीब पहुंचा दिया कि वह उसे साफ देख सके, और उससे भी ज्यादा जरूरी इतना करीब कि वह हथियार स्टेशनों को देख सके और यह पता लगा सके कि ईरानी पायलट क्या लेकर जा रहा था। ईरानी पायलट को पता ही नहीं चला कि ये सब हो रहा है। रैप्टर की स्टेल्थ प्रणाली अपना काम कर रही थी। शो टाइम ने हथियारों की तैनाती देखी, पीछे हटा और चाल चली। उन्होंने बाईं ओर झुककर ऊपर चढ़े और धीरे धीरे अपने जेट को F-4 के पास लाकर ईरानी पायलट की परिधीय दृष्टि में आ गए, मानो अचानक प्रकट हो गए हों। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि ईरानी पायलट ने कैसा महसूस किया होगा जब शांत कॉकपिट में अचानक बगल में अदृश्य मानी जाने वाली मशीन दिखाई दे। और फिर शो टाइम ने सच में उस सब को एक शो में बदल दिया। उन्होंने अपने रेडियो का बटन दबाया, ईरानी पायलट से संपर्क किया और कुछ सिहरन पैदा करने वाले शब्द बोले, आपको वाकई घर लौट जाना चाहिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों F-4 मुड़े और बिना किसी मुठभेड़ या किसी तरह की तनातनी के चले गए। पूरा मिशन शांत प्रदर्शन में बदल गया, जिसमें दिखा कि पांचवी पीढ़ी की वायु शक्ति पुराने बेड़े के खिलाफ कैसी होती है। अब ये समझने के लिए कि वो अंतर इतना बड़ा क्यों है और ईरान पुराने विमानों पर अब भी निर्भर क्यों है, जब शो टाइम उड़ना सीख रहा था, हमें दोनों मशीनों की विस्तार से जांच करनी होगी और फिर यह पता लगाना होगा कि ईरान इस स्थिति में कैसे पहुंचा। इसकी लंबी इतिहास को समझना होगा। F-4 फैंटम 2 ने पहली बार 1958 में उड़ान भरी थी। इसे मैकडॉनल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे बाद में मैकडॉनल डगलस के नाम से जाना गया, और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के लिए बनाया गया था। शुरुआत में इसे फ्लीट डिफेंस इंटरसेप्टर के रूप में बनाया गया था और बाद में यह शीत युद्ध युग के सबसे बहुप्रयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले जेट्स में से एक बन गया। वियतनाम युद्ध तक नौसेना और वायुसेना इसका उपयोग हवाई श्रेष्ठता, जमीन पर हमले और टोही मिशनों के लिए कर रही थी। ये ऊंचाई पर मैक 2.23 की गति प्राप्त करने में सक्षम था, जिससे ये उस समय उपलब्ध सबसे तेज विमानों में से एक बन गया था। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये बहुत शक्तिशाली था। इसकी सीमाएं बहुत कम थी जो युद्ध में दिख सकती थी। शुरुआती संस्करणों में आंतरिक गन नहीं थी, क्योंकि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर ज्यादा भरोसा था। बाद में गन जोड़ी गई। कुछ वर्षों तक ये डॉग फाइटिंग में सबसे कमजोर विमानों में से एक था, क्योंकि ये सिर्फ मिसाइलों पर निर्भर था। इस जेट को ज्यादा रखरखाव चाहिए था और इसका उन्नत रडार बड़ा मैकेनिकल स्कैन डिश था, जिससे रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ता था और यह हस्तक्षेप व जैमिंग के प्रति संवेदनशील था। हालांकि इससे विमान डरावना बना। 1970 के दशक तक फैंटम को अमेरिकी सेवा में धीरे धीरे अन्य प्लेटफॉर्मों ने बदलना शुरू कर दिया था। F-15 ईगल ने 1976 में वायु श्रेष्ठता की भूमिका संभाली। F-16 फाइटिंग फाल्कन 1978 में मल्टी रोल कार्यों के लिए आया। फैंटम को अमेरिकी अग्रिम मोर्चे की सेवा से धीरे धीरे हटाया गया और 1990 के मध्य तक पूरी तरह से सेवा निवृत्त कर दिया गया। आज अमेरिकी वायुसेना मुख्य रूप से F-22 और F-35 उड़ाती है, जबकि F-15 और F-16 जैसे पुराने विमान कम समग्र लागत के कारण और साधारण मिशनों में नए विमान का उपयोग न करने की वजह से अब भी कुछ हद तक इस्तेमाल होते हैं। F-4 अब अमेरिका में सिर्फ संग्रहालयों में है, लेकिन ईरान में ये जेट अभी भी कागजों पर चालू है, क्योंकि उनके पास इन्हें बदलने का तरीका नहीं है। तुलना करें तो F-22 रैप्टर 60 वर्षों की विमानन इंजीनियरिंग की प्रगति का परिणाम है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन स्टील की छोटी गोली जितना है, जिससे यह आधुनिक चौथी पीढ़ी के फाइटर से भी
दुश्मन के रडार पर बेहद कम दिखता है और फैंटम से तुलना करें तो यह और भी कम है। सेंसर फ्यूजन में रडार, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर और अन्य विमानों व ग्राउंड स्टेशनों से डाटा लिंक की जानकारी को जोड़ा जाता है। ये पायलट को अलग अलग सिस्टम से मिलने वाले कच्चे डेटा की बजाय एक समेकित और एकीकृत चित्र प्रस्तुत करता है। विमान की टारगेटिंग प्रणाली कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकती है। AIM-120 AMRAM मिसाइलों को आंतरिक हथियार कक्षों से दागकर लंबी दूरी पर हमला कर सकती है और विरोधी विमानों के लिए लगभग अदृश्य रहती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मुकाबले में ईरानी F-4 पायलट को शायद F-22 की मौजूदगी तब तक पता ना चले जब तक मिसाइल दाग ना दी जाए। यहाँ तक कि करीबी मुकाबले में भी रैप्टर उतना ही हावी है। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स इसे अपने इंजन के एग्जॉस्ट को मोड़ने की सुविधा देते हैं, जिससे ये विमान की दिशा को एयर स्पीड से स्वतंत्र होकर नियंत्रित कर सकता है और कम गति पर भी इसे जबरदस्त फुर्ती मिलती है। अगर F-4 F-22 से नजदीकी टर्निंग फाइट करता तो F-22 की आक्रामक चालों से वह तुरंत स्पिन में चला जाता। जाहिर है वह लड़ाई तक नहीं पहुंचता अगर पहले ही ना पकड़ा जाता। लेकिन ईरान अभी भी F-4 क्यों उड़ा रहा है? असल में वजह यह है कि वे और अमेरिका अब दोस्त नहीं है। 1979 से पहले ईरान का अमेरिका के साथ काफी अच्छा रिश्ता था, जो सैन्य उपकरणों के व्यापार तक फैला हुआ था। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी शीत युद्ध में अमेरिका के करीबी सहयोगी थे और अमेरिका ने मजबूत ईरानी सेना को क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी माना, जो अक्सर युद्ध के कगार पर रहता था। अमेरिका ने टैंक, हेलीकॉप्टर, नौसैनिक, जहाज और विमान समेत बड़ी संख्या में हथियार ईरान भेजे। नतीजतन ईरानी शाही वायुसेना क्षेत्रीय मानकों के अनुसार असाधारण रूप से सुसज्जित थी। अपने चरम पर ईरान ने कई प्रकार के 200 से अधिक F-4 फैंटम और F-5 टाइगर जैसे लड़ाकू विमानों का संचालन किया। उस समय के अत्याधुनिक F-14 टॉमकैट, स्विंग विंग, नौसैनिक, इंटरसेप्टर के ऑर्डर भी दिए गए थे, जो बाद में टॉप गन से मशहूर हुआ। क्रांति से पहले लगभग 80 F-14 डिलीवर किए गए थे। ईरान को स्पेयर पार्ट्स, पाइपलाइंस और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण भी मिला। अमेरिकी प्रशिक्षक ईरानी पायलटों को ऐसी रणनीति और रखरखाव सिखा रहे थे जो क्षेत्र के कुछ ही देशों के पास थी। फिर इस्लामिक क्रांति हुई। 1979 में शाह पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ और 52 राजनयिक 444 दिन बंधक रहे। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच संबंध रातों रात टूटे और हथियारों की आपूर्ति बंद हो गई। स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति बंद होने और क्रांति की शुरुआत में अमेरिकी सलाहकारों के चले जाने से ईरानी वायुसेना के पास मध्य पूर्व के सबसे आधुनिक बेड़ों में से एक तो था, लेकिन उसे बनाए रखने का तरीका नहीं था। ईरान के लिए समय बहुत खराब था। एक साल में इराक ने हमला कर दिया। ईरान इराक युद्ध, जो 1980 से 1988 तक चला, एक थकाऊ और विनाशकारी संघर्ष था जिसमें दोनों पक्षों के सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई। ईरानी वायुसेना ने युद्ध में कड़ी लड़ाई लड़ी। F-14 और F-4 विमानों ने आपूर्ति संकट के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इससे बेड़े पर गंभीर असर पड़ा। युद्ध में कई विमान नष्ट हुए, बाकी के पुर्जे निकालकर दूसरों में लगाए गए। युद्ध के अंत तक सैकड़ों विमानों का बेड़ा अब बहुत छोटा रह गया था और बचे हुए विमान भी पुराने और रख रखाव में मुश्किल हो गए थे। तो सवाल है, ईरान इन विमानों को आसानी से क्यों नहीं बदल सका? क्रांति को 4 दशक से अधिक हो गए हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने समय में ईरान रूस या चीन से आधुनिक जेट विमान ले सकता था। इसका जवाब दिखने में आसान है, लेकिन असल में जटिल है और ईरान की सैन्य स्थिति से जुड़ा है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें जाएं, द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐतिहासिक घटनाओं पर विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं, साथ ही वैश्विक भू राजनीति में नवीनतम घटनाक्रमों पर भी नजर रखते हैं। अब सवाल है कि ईरान पुराने F-4 विमानों पर क्यों अटका? तो शुरुआत रूस से करते हैं, जिसे अक्सर ईरान का संरक्षक और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव के संतुलन के रूप में देखा जाता है। इसमें सच्चाई है, क्योंकि रूस ने ईरान को S-300 सहित जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां दी है, जिससे ईरान की जमीन आधारित वायु रक्षा काफी मजबूत हुई है। रूस और ईरान के सीरिया में हित समान रहे हैं, ताकि वे इजराइल के आसपास
पश्चिमी व्यवस्था का विरोध करे। लेकिन इस रिश्ते की कुछ अहम सीमाएं हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। रूस रणनीतिक कारणों से ईरान को आधुनिक लड़ाकू विमान बेचने में अनिच्छुक है और उसे क्षेत्रीय हितों का संतुलन रखना है। 1990 के बाद इजराइल रूसी प्राकृतिक गैस का एक बड़ा खरीदार था और यह सिलसिला 2022 में प्रतिबंधों के बाद ही खत्म हुआ। इसका मतलब था कि वह मॉस्को में प्रभावशाली हो सकता था। ईरान को आधुनिक लड़ाकू विमान देने से इजराइल, खाड़ी देशों और रूस की कूटनीतिक स्थिति जटिल हो सकती थी। S-300 का सौदा कई सालों तक इसी तरह के दबाव के कारण विलंबित रहा था। MiG-29 या Su-30 जैसे जेट ईरानी वायु शक्ति को आधुनिक बनाएंगे और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल पर दबाव बढ़ाएंगे। रूस को यहाँ पश्चिमी शक्तियों के बीच संभल कर चलना पड़ता है। अगर अमेरिका और उसके सहयोगियों को लगता है कि रूस मध्य पूर्व में अपनी सीमाओं से आगे बढ़ रहा है तो उस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सकते थे। बेशक 2014 के बाद ये सब बेकार हो गया, लेकिन उससे पहले यही भावना थी। 2022 में रूस ने सिद्धांत रूप में ईरान को Su-35 लड़ाकू विमान देने पर सहमति जताई, लेकिन 2025 तक किसी भी परिचालन विमान की पुष्टि की गई डिलीवरी नहीं हुई थी। कुछ लीक हुए दस्तावेजों से पता चला कि रूस 2025 से 2027 के बीच डिलीवरी के लिए अधिकतम 16 विमान बना रहा था और जिनका भुगतान किया जा चुका था। लेकिन यूक्रेन युद्ध की परिस्थितियों ने रूस के लिए किसी और को सैन्य निर्यात करना काफी अधिक जटिल बना दिया है। चीन ने भी इसी तरह अपेक्षाकृत पुराने सिस्टम की सीमित मात्रा में आपूर्ति की है। ईरान ने घरेलू स्तर पर अपना खुद का विमान विकसित करने का प्रयास किया है, जिसका नाम है हीसा खोसा, एक हल्के फाइटर जेट को, जिसे अमेरिकी F-5 पर आधारित बताया गया है, जोर शोर से प्रचारित किया गया है। स्वतंत्र आकलनों के अनुसार इसमें F-5 की तुलना में कम अतिरिक्त सुविधाएं हैं। ईरान ने अपने F-14 और F-4 विमानों को स्थानीय पुर्जों व संशोधनों से अपग्रेड करने की कोशिश की है, लेकिन बुनियादी एयरफ्रेम अभी भी वही है जो 1979 से पहले दिए गए थे। कितने भी संशोधन करें, 1960 के दशक के जेट की एरोडायनामिक्स, रडार क्रॉस सेक्शन या मुख्य प्रणालियों की संरचना को तब तक पूरी तरह अपडेट नहीं कर सकते जब तक नया विमान ना बना ले। नतीजा यह है कि वायुसेना के बेड़े में आज भी F-4 फैंटम, F-14 टॉमकैट, F-5 टाइगर, MiG-29 और चीनी आपूर्ति वाले F-7 शामिल हैं। लेकिन व्यवहार में इनमें से बहुत कम ही विमानों को किसी भी तरह की युद्ध के लिए तैयार स्थिति में संचालित किया जाता है। और जहां ईरान के चालू फाइटर बेड़े के अनुमान अलग अलग हैं, वहीं विश्वसनीय रक्षा विश्लेषक आमतौर पर मानते हैं कि उन विमानों की संख्या जिन्हें वास्तव में तीव्र युद्ध अभियानों में बनाए रखा जा सकता है, वो उस संख्या से कहीं कम है जितने विमान देश ने क्रांति से पहले वास्तव में प्राप्त किए थे। स्पेयर पार्ट्स कम हैं और रखरखाव मुश्किल है। फरवरी 2026 में ईरानी वायुसेना का एक विमान हमदान प्रांत में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 2 में से एक चालक दल सदस्य की मौत हो गई। ये घटना एक F-4 विमान से जुड़ी थी जो 2026 में भी प्रशिक्षण मिशन पर था और 50 साल पुराने एयरफ्रेम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उपकरण केवल कहानी का एक हिस्सा है। दूसरी बात, और शायद लंबे समय में ज्यादा महत्वपूर्ण, है प्रशिक्षण। यहाँ अमेरिका और ईरान में बड़ा अंतर है। अमेरिकी फाइटर पायलटों को दुनिया का सबसे गहन, व्यवस्थित और परिष्कृत प्रशिक्षण मिलता है। ये अंडरग्रेजुएट पायलट प्रशिक्षण से शुरू होता है, जो अपने आप में भी कठोर होता है, और फिर विशेष हथियार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तक जाता है, जो वर्षों के संचित युद्ध अनुभव, मिशन के बाद की समीक्षा चर्चाओं और सिद्धांत विकास पर आधारित होते हैं। नेवादा स्थित नेलिस एयरफोर्स बेस का US एयरफोर्स फाइटर वेपन स्कूल, जिसे बोलचाल में वायुसेना का टॉपगन समकक्ष भी कहते हैं, वर्षों से हवाई युद्ध रणनीतियां सुधार रहा है। हर मुठभेड़ और अभ्यास से मिले सबक ज्ञान के भंडार में लगातार जोड़े जाते हैं। अमेरिकी पायलट नियमित रूप से यथार्थवादी हवाई युद्ध प्रशिक्षण में दुश्मन जैसे अलग तरह के विमानों के खिलाफ उड़ान भरते हैं, यानी वे अपने जेट विमानों को अन्य विमानों के खिलाफ उड़ाते हैं। ये रणनीतियां जानबूझकर यह अनुकरण करती हैं कि दुश्मन पायलट क्या करेंगे, ताकि जब असली मुठभेड़ हो तो उन चालों से उनका पहला सामना ना हो। सबसे अहम बात है कि अमेरिकी वायुसेना ने F-4 फैंटम उड़ाया, पायलटों ने इसमें प्रशिक्षण लिया और इसकी खूबियां खामियां समझी। जो पायलट फैंटम से ईगल
और फिर रैप्टर पर जाते हैं, वे F4 उड़ाने का गहरा अनुभव और उसकी सीमाएं जानते हैं। साथ ही यह भी समझते हैं कि उस कॉकपिट में पायलट क्या कर सकता है और क्या नहीं। 2013 में शो टाइम जब ईरानी F4 विमानों के पास पहुंचा, तब अमेरिकियों की उस विमान की समझ काफी पुरानी थी। ईरानी जिन रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन प्रदर्शन सीमाओं के भीतर वे काम कर रहे थे, जिन बाधाओं का वे सामना कर रहे थे, ये सब अमेरिकी पक्ष के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना पहचाना था। ईरानी वही विमान उड़ा रहे थे जिसे अमेरिकियों ने दशकों पहले ही समझ लिया और पार कर लिया था। वहीं 1979 से ईरान का पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम कड़ी सीमाओं में चल रहा है। असली प्रशिक्षण ढांचा तैयार करने वाले अमेरिकी सलाहकार क्रांति के बाद चले गए और कभी वापस नहीं आए। इराक युद्ध ने अनुभवी पायलटों और संस्थागत निरंतरता को खत्म कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव ने उस तरह के बड़े पैमाने पर यथार्थवादी संयुक्त अभ्यासों तक पहुंच को सीमित कर दिया है जो वायुसेनाओं को चुस्त बनाए रखते हैं। ईरानी पायलट प्रशिक्षण में F-22 के खिलाफ उड़ान नहीं भर रहे हैं। वे F-35 के खिलाफ भी उड़ान नहीं भर रहे हैं। वे एक दूसरे के खिलाफ उड़ान भर रहे हैं, पुराने विमानों में जिनकी उड़ान घंटे सीमित है, और ऐसे खतरे के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसका उन्होंने कभी वास्तव में सामना नहीं किया है और जिसे वे यथार्थ रूप में अभ्यास भी नहीं कर सकते। 2013 की मुठभेड़ में साफ दिखा कि ईरानी पायलटों को F-22 की मौजूदगी का तब तक पता नहीं चला जब तक शो टाइम ने खुद को सामने नहीं लाया। उनके रडार और प्रणालियां उसे नहीं पकड़ पाईं। उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें ऐसे विमान के लिए तैयार नहीं किया था जो बिना दिखे फॉर्मेशन में उड़कर अचानक बगल में आ जाए। एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि जब कोई विमान अचानक आपके बगल में प्रकट हो जाए और वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसे आपके सबसे अच्छे सेंसर भी न पकड़ पाए हो, तो झटका लगता है और पीछे हटने की प्रवृत्ति होती है। और यही ठीक वही हुआ। असली बात यह है कि सैन्य शक्ति सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि सके पास सबसे बड़ा बजट है या कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। ये समय पर भी निर्भर करती है। जैसे एक संगठित, स्थायी, मजबूत वायुसेना बनाने में दशकों लगे, जिसमें आधुनिक विमान, गहरी प्रशिक्षण प्रणाली और निरंतर विकास और वास्तविक परिचालन अनुभव से मिलने वाली संगठनात्मक स्मृति शामिल है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से निरंतरता बनाए रखी है। यह यात्रा F-4 फैंटम से शुरू होकर F-15, F-16, F-22 और फिर F-35 तक जाती है, जिसमें हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के अनुभवों को शामिल करती है। ईरान की वह यात्रा 1979 में एक रात में ही बाधित हो गई थी और वह उसे कभी दोबारा नहीं बना सका। विमान रुक गए, प्रशिक्षण रुक गया, आपूर्ति श्रृंखला रुक गई, और जब बाकी दुनिया में समय आगे बढ़ता रहा और विमानन तकनीक आगे बढ़ती रही, ईरान की वायुसेना एक खास समय पर ही ठहर गई। तो उस दिन ईरानी बस घर लौट गए, न तो इसलिए क्योंकि उनमें साहस की कमी थी और न ही इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई गलती की थी। उनके और साथ उड़ रहे विमानों में इतना अंतर था कि उसे हवा में पाटना असंभव था। आप पूरी पीढ़ी को नहीं हरा सकते। आप 50 साल की विमानन प्रगति से आगे नहीं जा सकते और उससे नहीं लड़ सकते जिसे देख नहीं सकते। अगर आप देखना चाहते हैं कि अमेरिका अभी ईरान से कैसे निपट रहा है, तो द मिलिट्री शो के नए वीडियो देखें। हम रोज दुनिया भर के युद्धों, भू राजनीति और सैन्य इंजीनियरिंग की घटनाएं और उपलब्धियां कवर करते हैं।